हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार असलम क्लास गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर गया है। आप जानते हैं मित्रों कि आज 10th क्लास का जो है से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और आज क्या प्रतिदिन करवाई जाती है रात के 9 बजे, ठीक है ना। प्रतिदिन करवाई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो यह हैबिट है कि रात के 9 बजे प्रतिदिन क्लास करवाई जाती है और आप लोग इस क्लास में ज़रूर जुड़े, ठीक है ना। आज जो क्वेश्चन करवाई जाएगी पैरामाउंट से करवाई जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव गाइड अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल जानल पहचानल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको क्वेश्चन होगा जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है ना। तो हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, बिल्कुल आपका बोर्ड मॉडल आज क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और वैसे भी प्रतिदिन जो क्वेश्चन करवाई जाती है बिल्कुल एकदम अच्छे क्वेश्चन होती है और आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। लास्ट में एग्ज़ाम देने से पहले मैं एक जो वीडियो करवा देता हूँ उसी से एग्ज़ाम में आती है, ठीक है ना। आप चिंता मत लें। तो आप प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा, अगर क्वेश्चन अगर जिस प्रकार से भी अगर फेरबदल करेगा लेकिन आपसे बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। देखिए ना, लेसन 1 का ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज कितना है, क्लास 5वां है, ठीक है ना। लेसन 1 का ही आज कितना है, क्लास 5वां है। हम लोग प्रत्येक वीडियो में 30 से लेकर के 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्टिव या फिर 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो आप चिंता ना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है और आप लोग क्वेश्चन जो का एकदम फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बात करना बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना, बात मत कीजिएगा। और आप अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। और भी अभी दोस्त अभी जो हैं से क्लास में नहीं आए हैं, आप बुलाइए उन्हें और लाइक कर दीजिए, ठीक है। राष्ट्र की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है, आप गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। घटना का जवाब देना है ना, बताइए। तो घटना क्या होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस काल से हुआ। काल से रहा था तो पुनर्जागरण, और अगर घटना की बात की गई है घटना की, तो फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। या गलत है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, फ्रांस की क्रांति। फर्स्ट का डी ऑप्शन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। अब तो आप लोगों की स्पीड बहुत तेज हो गई होगी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था, बताइए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। क्या ट्यूडर का था, स्टुअर्ट का था, ब्रू वंश का था, रोमनो वंश का था। तो जल्दी से बताइए, जब 1789 की जब क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, तो उस मतलब वहाँ किस राजवंश का शासन था, बुर्बो वंश का था। और कौन था, लुई 16वां था। लुई 16वां कौन था, बुर्बो वंश का शासक था, ठीक है ना। तो दूसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, बताइए। नेपोलियन संहिता जो है ना किस वर्ष लागू किया गया था, जल्दी से बताइए। तो नेपोलियन संहिता क्या 1789 में, 1791, 1801, 1804, बताइए। सारा चीज़ आपको नोट्स में लिखाई गई है, अगर आपको याद होगा अपना नोट्स तो आप सब बना सकते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है ना। तीसरा का डी ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बताइए। इसका सही जवाब है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में जो है से देखिए प्रैब सम्मिलित था। प्रैब क्या था, सम्मिलित था, मतलब फरसा, मतलब जिसको बोलते हैं जर्मनी कह सकते हैं, ठीक है। रूस, चूँकि जर्मनी में ही परसा है, रूस सही ऑप्शन। ए से बोलते हैं क्या, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नहीं है। ब्रिटेन, ब्रिटेन है ये, तो मतलब फ्रांस सम्मिलित नहीं था, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, वियना कांग्रेस में 4 राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, जो भी पहले ने बतलाया। तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो फ्रांस सम्मिलित नहीं था। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बताइए वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। आपके सामने ऑप्शन है, रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। तो आप बिल्कुल सही जवाब देंगे, ठीक है ना। कौन सा सही उत्तर है, तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है रूस होगा, ठीक है ना। रूस ने पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था, रूस ने किया था, ठीक है ना। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए, आप ये मत देखिएगा कि टिक मारा लेता है हम वही उत्तर दे दे। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए भाई। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, बताइए। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, बताइए, आप ही बताइए। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था अभी बताइए गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री। अरे भाई गीजो फ्रांस के प्रधानमंत्री था। गीजो को जानते हो, किसने नियुक्त किया था।
लुई फिलिप ने नियुक्त किया था, ठीक है ना, गिजो को। कब नियुक्त किया था? 1840 ईस्वी में फ्रांस के प्रधानमंत्री लुई फिलिप ने क्या किया था? नियुक्त किया था। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिए। 7वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बताइए, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया सेडोन, ऑस्ट्रिया पर्सा, सेडोन पर्सा या तुर्की मिस्र? तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ ना मित्रों, वो किनके बीच हुआ था? वो हुआ था, सेडोवा कह रहा है, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। लेकिन बतलाइए, आंसर कमेंट कीजिए कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ। बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, सेडोवा का युद्ध कब हुआ। फटाफट लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सो करके पढ़ रहा है, ठीक है ना, है ना, तुम्ही से बात कर रहा हूँ जो सो करके पढ़ रहा है, ठीक है ना, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। सेडोवा का बतलाओ, सेडोवा का बतलाओ, कब हुआ था युद्ध? अरे 1866 ईस्वी में हुआ। याद नहीं रहता यार, तो उल्टी पल्टी पढ़ लेता है ना। बढ़िया से पढ़ो, सिंसियरली हो करके, ठीक है ना। सेडोवा के युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया पर्सा 1866 ईस्वी में। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो 8वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 8वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। आपके सामने क्वेश्चन 9वां नंबर क्या है? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है 1830, 1832, 1834, 1836। तो आप इसका सही जवाब दीजिए, क्या सही होगा? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1832। ये बिल्कुल सही जवाब है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसलिए इसको याद करिएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है तुर्की, आपके सामने ऑप्शन है बुडापेस्ट, आपके सामने ऑप्शन है पर्सा, आपके सामने ऑप्शन है सेडोन। तो बतलाइए हंगरी की राजधानी, हाँ ठीक है ना। तो हंगरी की राजधानी कहाँ हुई थी मित्रों? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि मंडे क्लास नहीं होती है, ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना। तो मंडे क्लास जो है ना स्टॉप रहेगी, ठीक है ना, आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे के बाद, है ना, ट्यूसडे से। तो मंडे केवल छुट्टी रहेगी। हंगरी की राजधानी कहाँ है बताइएगा? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, बिल्कुल इसका सही जवाब। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। तो 10वां का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 11वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? आपके सामने ऑप्शन है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? बताइएगा। 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में? जल्दी से बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बात ना किया करें कृपया, आप लोग बिल्कुल सीधी से जवाब दीजिए, ठीक है ना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 1804 ईस्वी में लागू किया गया, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है गर्मा का डी ऑप्शन। 12वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा, नहीं तो एग्जाम के बाद पता चलेगी कि हमने कमेंट बॉक्स में क्या कर रहा था, ठीक है ना। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1847 में? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। ऑनलाइन क्लासेज में यही तो है, जो अगर स्वयं से सिंसियर अगर रहा, गंभीर रहा, तो ही पढ़ पाएगा ऑनलाइन क्लास में। जो बात करने वाला होगा वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके पास पीटने थोड़े जा रहे हैं। आप पैर ऊपर करके पढ़ रहे हैं, मुड़ी नीचे करके पढ़ रहे हैं, कि आप पैर नीचे है कि ऊपरे है, क्या है, कैसे पढ़ें, सूत के पढ़ रहे हैं, कूट के पढ़ रहे हैं, है ना, कैसे, तो कौन देख रहा है कि नहीं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1810 ईस्वी में। तो बिल्कुल इसका सही जवाब 12वां का ऑप्शन। 13वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ? जल्दी से जवाब दीजिए। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ? आपके सामने ऑप्शन, हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। बताइए सही जवाब क्या? 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ है? आपके सामने ऑप्शन है, हंगरी होगा, तुर्की होगा, यूनान होगा, पोलैंड। तो आपको पता होगा 1829 ईस्वी के एड्रियानोपल की संधि हुआ तुर्की के साथ हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी के कारण पूरा हो गया? किस युद्ध के बाद जर्मनी के कारण पूरा हो गया? आपके सामने ऑप्शन है, पर्सा डेनमार्क युद्ध, सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। अब बतलाइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। किस युद्ध के बाद जर्मनी की क्रम पूरा हुआ था? सेडोन के युद्ध के बाद, ठीक है ना। सेडोन के युद्ध कब हुआ? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, है ना, जल्दी से बताइए। 1870 ईस्वी में। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870। सेडवा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी। काउंट का कब मर गया? 1862 ईस्वी में, ठीक है ना। और
पर्सा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क कब बना? 1862 ईस्वी। बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? रक्त और लौह की नीति के समर्थक। दुनिया का क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। बिस्मार्क ने अकेले ही जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया, ठीक है ना। ये सब जानकारी आपके लिए एक्स्ट्रा है। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन के युद्ध हुआ। क्रीमिया के युद्ध कब हुआ था? 1853 से 54 ईस्वी में, ठीक है ना। इस सब बात को आप ध्यान दीजिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। सेडोन का युद्ध कब हुआ? अभी हमने बतलाया। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने बतलाया, 1870 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ था? कौन सी संधि हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है। 1831 में कौन सी संधि हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। 1800 क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको आप याद कीजिए, ठीक है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था? मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? बताइए। तो 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चार्ल्स 10 ने इस बात को कहा था, ठीक है ना। चार्ल्स 10 ने 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। 17वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है मेटरनिक, बिस्मार्क, मेजनी या फिर गैरिबाल्डी। बताइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है? बताइए किसने कहा था जी? इसने तो मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक ने कहा था बाबू, ठीक है ना। गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। इसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी, ठीक है ना। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था मित्रों, ठीक है ना। बिस्मार्क सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी पर्सा का चांसलर था। बिस्मार्क ने सेडवा के युद्ध 1866 में लड़ी। सेडोन का युद्ध 1870 में लड़ा। 1866 ईस्वी में सेडवा के युद्ध पर्सा और ऑस्ट्रिया के साथ। सेडोन के युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के साथ। फिर 1871 में क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, ठीक है ना। आप जानवे करते हैं मेजनी ने क्या किया? यंग इटली की स्थापना 1831 में किया। यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया, ठीक है ना। तो 17वां का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जो है मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना, जिसने वियना कांग्रेस का क्या किया? नेतृत्व किया। वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में सम्मेलन हुआ। हम वियना कांग्रेस में कितने देश भाग लिए? 4 देश भाग लिए। वो देश कौन कौन थे? प्रेब थे। प्रेब को क्या बोल सकते हैं? पी से पर्सा, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन रिपीट भी हुई। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो 18वां का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? आपको पता हो। मेटरनिक आपको युग पता है। 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है ना। तो बताइएगा मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 में हुआ था। तो 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो मई 1848 में सी ऑप्शन सही जवाब। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? आपके सामने ऑप्शन। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1866, 1864, 1870, 1871। तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपके सामने ऑप्शन भी है। तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871। इटली एकीकरण कब पूरा हुआ? 1831 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। वियना सम्मेलन अर्थात वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? आप बताइएगा। वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? आपके सामने ऑप्शन है। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई अठारहवां, चार्ल्स अल्बर्ट, मेटरनिक। तो जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो जर्मनी वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था मित्रों? इसका सही जवाब है मेटरनिक, ठीक है ना। वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बतलाइए। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बतलाइए। 1866 में तो सेडोवा में हुआ था। तो 1870 में कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। तो 22 के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन। अब 23वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दें। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? अभी हमने डिटेल में बतलाया मेजनी के बारे में।
तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया। यंग यूरोप की स्थापना कब किया? 1834 ईस्वी में किया। यंग इटली की स्थापना कब किया? 1831 ईस्वी में किया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप जल्दी से आंसर कमेंट करिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। तो 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 25वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दें। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? किसान था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सैनिक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? दार्शनिक था। आपके सामने क्या है? ऑप्शन है, इसमें से आप बताइए कौन सही जवाब। गैरिबाल्डी के बारे में हमने पूरा जिक्र किया था। तो गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी ने किस सेना का गठन किया? लाल कुर्ती सेना का गठन किया। बताइए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। और गैरिबाल्डी जो था, इसकी जीवनी किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। रूसो किस देश का दार्शनिक या रहने वाला था? बताइए। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली। आपके सामने ऑप्शन है, रूस होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, इटली। रूसो किस देश का दार्शनिक था या रहने वाला था? बताइए। ये जो आपको सुनाई दे रहा है ना सीआर की आवाज़, मैं इस समय ना फील्ड में हूँ। खेत दने जो होता है ना, जहाँ पे फसलें उगाई जाती है ना। बगल में सरसों है ना, मसूरी है, खेसारी है, गेहूँ है। तो इधर ना छिप छिप करके ना जो सियार होता है, इससे बहुत आवाज़ करता है। ठीक है। इधर तो हम बिल्कुल फील्ड में आ गए हैं ना, शांत जगह पर, इसलिए आ गए हैं, है ना। घर में हो सकता कभी कभी आवाज़ आ जाती है ज़्यादातर, तभी ना इधर आगे से इधर ही रह गए। सोचे कि इधर ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवा देते हैं, है ना। कहाँ तक पहुँच गए थे? 26 नंबर क्वेश्चन का, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो जो था ना, फ्रांस का था। देखो कितना आवाज़ कर रहा है ना। 26 का बी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के करण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के करण के विरुद्ध में से कौन सा देश था? प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। इसी तरह से पहले हम बाद में पढ़ते थे, है ना। हमारे बगल से ना सांप गुजरा था, सांप पार हुआ था। ठीक है। इटली और जर्मनी के करण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के करण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। 28वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आपके सामने ऑप्शन है, मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क। ठीक है ना। आप लोग इतना सारे लाइव हैं, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं। जितना आप लोग लाइव है ना, उस अनुपात में लाइक नहीं किए हैं। अरे भाई लाइक कर दे भाई। कुछ देखो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है यार, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पास ग्रुप है बहुत सारा, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बुलाइए। 10th क्लास के विद्यार्थी पढ़ेंगे, है ना। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गैरिबाल्डी था, बिस्मार्क था या फिर लेनिन था? तो आप जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने अकेले ही पूरा कर दिया था, इसलिए 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कौन सा सही जवाब है, बताइएगा। इटली के कारण निम्न से किसका संबंध नहीं है? तो आप जानते हैं काउंट काबूर का भी योगदान है, मेजनी का योगदान है, गैरिबाल्डी का भी योगदान है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ठीक है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। तो 29 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। ठीक है। इधर बगल में लिखल है, कब कब एग्जाम में पूछा है ना। ये सब देख रहे हैं ना, सब बगल में लिखा हुआ। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो? जल्दी से जवाब दीजिए। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद? बताइए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से बतलाइए। उस समय चार्ल्स दशम जो था से शासक था, और उसने प्रधानमंत्री पोलिगनी को नियुक्त किया था, है ना। 1830 की क्रांति हुआ, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, और इसी समय इस कौन मतलब कि स्थापित हुआ? लुई फिलिप यहाँ के शासक बना, जिसने प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया। गीजो कब किया? 1840 ईस्वी में किया। ठीक है ना। फिर इसके खिलाफ 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हो जाती है। ठीक है ना। इस तरह से होते जाता है। तो 30वां का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है।
फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? देखिए बगल में शादी ब्याह हो रहा है, उसका आवाज़ भी आ रहा है, गीत गवा रहा है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1871 में, 1872 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? बताइए, 1830 में, 1864 में, 1871 में, 1872 ईस्वी में। आज बिना माइक के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आवाज़ अगर कैसा है आप बोलिएगा, तभी तो काफ़ी दूर की भी आवाज़ें सुनाई दे रही है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। 31 का सी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। जलवेरिन संबंधित था, बताइए जलवेरिन संबंधित था किस? बिना माइक के ना ज़्यादा कस के बोलना पड़ता है हमको। जलवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। बताइए, जलवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, विद्वानों से, पादरियों से, व्यापारियों से। जल्दी से बताइए। तो जलवेरिन जो संबंधित था ना व्यापारियों से संबंधित था, तो 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर क्वेश्चन, वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में। 33 का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। काउंट कावर के विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? जल्दी से जल्दी। काउंट कावर का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, गृह मंत्री, सचिव, प्रधानमंत्री। तो काउंट कावर का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कावर का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? जल्दी से जवाब दीजिए। तो काउंट कावर का विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? मतलब निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन और साने सम्मेलन। बताइए, किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? जल्दी से जवाब दीजिए। तो वियना सम्मेलन। 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। रक्त अमलाह की नीति का अवलंबन किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मिचल। बताइए, रक्त एवं की नीति का अवलंबन किसने किया? जो विलियम ने जो चांसलर नियुक्त किया था बिस्मार्क को, है ना, पर्सा का चांसलर। तो बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त एवं की नीति का अवलंबन किया था। दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है बिस्मार्क, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए, इटली एकीकरण पूरा किसके योगदान से? मेजनी से, गरीबाल्डी, काउंट काबूर, गिलमेट से। बताइए, किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही जवाब है गैरीबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर। तो 37 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। हीगल किस देश का दार्शनिक था? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो हीगल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। तो 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? बताइए, 39वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो 39 का कौन सा सही उत्तर है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो अगला नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? जल्दी से जवाब दीजिए। 40वां नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? जल्दी से जवाब दीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी मित्रों, वह हुआ था 1789 ईस्वी। 40 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से था, चेका से था, लाल कुर्ती से था, काराबंदी से था। इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। मेजनी का संबंध बताइए किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किससे था? काराबंदी से था। एक क्वेश्चन भी रिपीट हुई है। 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ज से जना, अब समझिए कि कौन सा सही उत्तर है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में है। तो 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 43 नंबर क्वेश्चन, कोसुद का संबंध किस देश से था? कोसुद का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। बताइए, कोसुद का संबंध किस देश का था? बताइएगा जल्दी। कोसुद का संबंध किस देश से था? तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। तो 43 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 44 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। अगर मान लीजिए कि 3 ऑप्शन रहे कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, कि बुर्बोवंश की स्थापित करना, या फिर पुरातन व्यवस्था की स्थापित करना, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सही भी हो जाएगा। लेकिन अगर केवल राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना तो राजतंत्र, अगर बुर्बोवंश केवल रहेगा तो बुर्बोवंश, पुरातन व्यवस्था केवल रहेगा तो पुरातन व्यवस्था। तो 44 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। तो कल आपका टेस्ट है ना, कल आपका टेस्ट है। आप लोगों को 7 बजे टेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि 7:30 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना।
तो आप लोग ज़रूर आ जाएंगे। टेस्ट हम 7:30 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हम सुबह 7 बजे ही पहुँच जाएंगे, तो है ना, क्वेश्चन निकाल कर रख देंगे और कल आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का टेस्ट है, आप तो आपको पता ही है, ठीक है ना, किस तरीके से पेपर डिज़ाइन किया गया है। हम क्वेश्चन जो है से आपको बोले भी थे, ठीक है ना। तो आपको कल टेस्ट है, कल कोचिंग में आ जाइएगा, है ना, स्तंभ क्लासेज को तो आ जाइए कोचिंग में, कल टेस्ट हो जाएगी आप लोगों का, ठीक है। फिलहाल आंसर कमेंट कीजिए, सिकंदर कहाँ के निवासी था, 45 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो कल आ जाइएगा 7 साढ़े 7 तक आ जाइएगा, ठीक है। सिकंदर कहाँ के निवासी था जल्दी से बतलाएंगे। 45 का सी ऑप्शन, यूनान के निवासी था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं, है ना, लेक्चर पढ़ा भी दिए, लिखवा भी दिए, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवा दिए, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट हो रहा है। अब समझिए कि कितना प्रैक्टिस हो जा रहा है, उसके बाद आपका टेस्ट हो रहा है, आपको पूरी तरह से क्वेश्चन याद हो जा रहा है। देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आज हम लाए हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, बताइए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। रक्त और लौह के नीति के समर्थक बिस्मार्क अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। रक्त और लौह के नीति के समर्थक बिस्मार्क अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति के माध्यम से क्या किया, जर्मनी का एकीकरण किया पूरा किया, ठीक है ना। देखिए हुआ कुछ ऐसा ना यार कि हम इसको पहले बता देते हैं कहानी, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती कर ली और कहा कि इसे शेल्स्विग और होल्स्टीन नामक जो राज्य है उसके मुद्दे को लेकर के जो डेनमार्क में जो लड़ाई हो रहा है, ये काम करो ना, डेनमार्क को पराजित कर दो। और शेल्स्विग और होल्स्टीन में से ना दोनों हमने रख लेवे के, एगो परसा रख लेगा, मतलब तू रख लेना, एगो ऑस्ट्रिया हम रख लेंगे। तो परसा ने बड़ा चालाकी किया और क्या किया ना, शेल्स्विग दे दिया ऑस्ट्रिया को और होल्स्टीन रख लिया कहाँ, खुद रख लिया, ठीक है ना। तो शेल्स्विग जो है ना परसा रख लिया खुद, मतलब शेल्स्विग जो है से परसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन जो था ऑस्ट्रिया रख लिया, ठीक है ना। जब दोनों को जीता, होल्स्टीन और शेल्स्विग राज को, जो कि कहाँ में था, डेनमार्क में था, तो शेल्स्विग जो है से खुद रख लिया परसा और होल्स्टीन किसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया में जर्मनी की संख्या ज़्यादा था तो उसमें क्या कर दिया, राष्ट्रवादी भावना को भड़का दिया। राष्ट्रवादी भावना भड़का दिया तो फिर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ा 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में क्या हुआ, परसा और ऑस्ट्रिया के साथ क्या हो गया, युद्ध हो गया। और परसा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो गया जिसमें क्या हो गया, ऑस्ट्रिया बुरी तरह से क्या हो गया, पराजित हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है मित्रों, इस तरह से द्वितीय आकार जो है एकीकरण जर्मनी का पूरा हो जाता है। अगला जर्मनी के एकीकरण करने के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। और देखो हुआ ही कुछ ऐसा संजोग था कि स्पेन के राजगद्दी को लेकर के तनाव बढ़ता गया फ्रांस और परसा में, ठीक है ना। हमको चाहिए, हमको होगा। तो इस तरह से फ्रांस ने पहले परसा पर आक्रमण कर दिया। परसा यह चाहता था कि फ्रांस में पर आक्रमण करे और पराजित कर दे। तो 1870 ईस्वी में परसा और फ्रांस के बीच क्या हो गया, युद्ध लड़ा गया। 1870 में जब फ्रांस और परसा के बीच युद्ध लड़ा गया तो फ्रांस क्या हो गया, बुरी तरह से पराजित हो गया। उसके बाद फिर दोनों राष्ट्रों के बीच 1871 ईस्वी में 10 मई को क्या हो गया, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, दोनों राष्ट्रों के बीच शांति सम्मेलन स्थापित हुई। और उसके बाद फिर क्या हो गया, जर्मनी का इस तरह से एकीकरण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है 1871 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो यही कहानी थी, आप आराम से, है ना, यही कहानी था। आप ध्यान से आप लोग पढ़ जाइएगा, ठीक है। आपको याद करना बहुत आसान है, 3 घटना को याद रखना है, ठीक है। एक है शेल्स्विग होल्स्टीन वाला मुद्दे को लेकर क्या हो जाता है, लड़ाई 1866 ईस्वी में। उसके बाद 1870 ईस्वी में सीडन के बीच युद्ध हो जाता है स्पेन की राजगद्दी को लेकर। और इस तरह से भाई इटली के एकीकरण जो है से जर्मनी के एकीकरण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कल जो है क्लास नहीं रहेगी, सो मंडे को क्लास नहीं होती है, बाकी प्रत्येक दिन ऑनलाइन क्लास होती है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक शेयर जरूर कर दे भाई, सब्सक्राइब कर दे, आप लोग ध्यान दीजिए इस सब चीज़ पर। आप लोग प्यार और सपोर्ट कीजिएगा तो हमारी भी विकास होगी, और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी विकास होगी, ठीक है ना। तो ताली दोनों देने से बचता है, एक कदम आप चलिए, एक कदम हम भी चलेंगे, है ना। तो सब इतिहास हम लोग रच देंगे, ठीक है ना। हम भी पागल, तुम भी पागल, दोनों मिलकर इतिहास रचेंगे, क्या बात है ना, ठीक है।